नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस समय हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के घर पर हैं। आजकल वो बहुत व्यस्त हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लेकिन आज हम उनके घर पर थोड़ी देर के लिए उनसे यहां बातचीत करेंगे। और बातचीत ये होगी कि जिस देश में हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हर समय चलता रहता हो, जैसे आईपीएल मैच चलते रहते हैं, उस देश में जहां बीजेपी 6 साल से केंद्र की सत्ता में हो और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, वहां बीजेपी अध्यक्ष होने का मतलब क्या है? बिहार में चुनाव चल रहे हैं, चुनावों का कितना दबाव है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए किस हद तक तैयार है, ये सारी बातें आज हम बीजेपी अध्यक्ष से करेंगे। नड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। धन्यवाद। बिहार में आजकल आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वहां से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लोग कह रहे हैं कि मामला बड़ा टाइट है बिहार में और तेजस्वी यादव आप लोगों को बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है। बिहार में बड़ा स्पष्ट लोगों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को है और उसको जमीन पर नीतीश कुमार जी ने बखूबी उतारा है। इसलिए बिहार एक बदलती हुई तस्वीर बिहार के सामने आई है और बिहार के वोटर्स इस बात को जानते हैं कि बिहार को पीछे किसने ढकेला और फिर बिहार को वापस ट्रैक पर कौन लाया है। ये जरूर होता है कि जो पढ़ा लिखा वोटर होता है और खास करके जो बहुत संवेदनशील वोटर होता है वो वोकल नहीं होता, तो इसलिए कई लोगों को इस तरह की धारणा हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, एनडीए के प्रति लोगों का रुझान है, मोदी जी के प्रति लोगों का रुझान है और मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार जिन्होंने सुशासन देने का एक काम किया है। और ये बहुत ही वाइड गैप है, डिफरेंस है जंगल राज में और सुशासन में। तो लोगों को मालूम है कि कौन सी परिस्थिति में हम रह रहे थे और किस परिस्थिति में आज बिहार पहुंचा है। डेवलपमेंट, सोशल इंडिकेटर्स, सोशल सेक्टर के इंडिकेटर्स, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, ये सब बहुत इशूज इश्यूज हैं और बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं। उनकी एस्पिरेशंस, जिसको कहते हैं लोगों की, वो एस्पिरेशंस भरने वाला बिहार है और बिहार में वो एस्पिरेशंस फुलफिल ना हो तो उसको कदापि बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मुझे बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है, बड़े स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि एनडीए के प्रति रुझान है और कोई भी टाइट कंपटीशन नहीं है। और जहां तक रही बात आरजेडी की, उनका न कैरेक्टर बदला है, न चाल बदली है, न चरित्र बदला है, न ही उनके कार्यशैली बदली है। इसलिए उन पर विश्वास करना यह बहुत ही मैं असंभव भी मानता हूं। यह ठीक है कि उनका एक चुना हुआ वोट है, उनके एक स्पेशल तरीके के लोग हैं जो वोकल भी रहते हैं, अग्रेसिव भी रहते हैं, इसलिए चुनाव के दौरान थोड़ा दिखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है और जमीन एनडीए के साथ है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आप जब जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज का पोस्टर बॉय आपने बनाया लालू जी को, और लालू जी के ही बेटे की रैली में अगर इतनी भीड़ आ रही है और टेलीविजन में लोग देखते हैं कि जबरदस्त भीड़ है, तो उससे एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं आपको। नहीं, वो ठीक है। आपने उनकी रैलीज भी देखी होंगी, शुरू की रैलीज और अब की रैलीज में भी अंतर आ गया है। वो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, मैंने कहा उनका जो वोटर है वही सपोर्टर है और उनको उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ला करके ये पिक्चर देने की कोशिश की। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया कि यही लोग सरकार में आएंगे, ऐसे ही लोग सरकार में आ सकते हैं। इसलिए जिसको कहते हैं कि वोटर जो था वो बड़ा जागरूक हुआ और जागृति है भी वहां पर, तो उनके समझ में आया है, तो इसलिए हम उसकी रीइंफोर्समेंट एनडीए के प्रति हुई है। आरजेडी जब इससे पहले सत्ता में रहे, वो सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द इस्तेमाल करते थे, सोशल इंजीनियरिंग करते थे। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सोशल इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट। तो आपको लगता है बिहार जो हमेशा ये कहते थे कि जातिवाद के आधार पर वहां वोटिंग होती है, इस बार वहां कुछ बदलाव आपको दिख रहा है? सुधीर जी, वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं करते थे, सोशल इंजीनियरिंग हम लोगों ने की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर के चलने का हमने काम किया है। उन्होंने समाज को बांटा है और बांट करके उन्होंने किसी को वोकल करके
उनकी ही सरकार चलती है, इस तरीके का वातावरण बनाया है और इस कॉम्बिनेशन को खड़ा किया। इसलिए दे हैव डिवाइडेड द सोसाइटी, वी हैव यूनाइटेड द सोसाइटी। जब एनडीए आप बोलते हैं तो एनडीए में सारे समाज के वर्ग हैं, अति पिछड़ा से लेकर के, दलित से लेकर के, अगड़े से लेकर के, सभी लोगों का और सबका समावेश हुआ है। दे हैव डिवाइडेड, दे हैव सेड दिस ही इज अवर्स एंड ही इज नॉट अवर्स। ये काम उन्होंने किया, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की, सोशल डिवीजन किया है। नीतीश कुमार जी ने सोशल इंजीनियरिंग, मोदी जी ने सोशल इंजीनियरिंग करके सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है और सोशल इंडिकेटर्स पर काम किया है। और सोशल इंडिकेटर्स की समझदारी नीतीश कुमार की भी है और मोदी जी की तो बहुत ही है, लेकिन ये तेल पिलावन और लाठी भांजन लोगों को ये सोशल इंडिकेटर से ये दूर दूर का भी नाता नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि ये आदत है अभी मोदी जी और नीतीश जी को एक फ्रेम में जो देखने की एक आदत शायद अभी उनको नहीं पड़ी है, और एक अभी भी शायद वो जब पोस्टर में दोनों को एक साथ देखते होंगे तो हो सकता है उनको कुछ अजीब लगता हो। और ये इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आपका एसेट है, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि वही आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। देखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा कि बिहार के लोग बड़े जागरूक हैं। उन्होंने देख लिया कि पिछला चुनाव जब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ लड़ा तो लड़ तो लिया, जीत तो गए, चीफ मिनिस्टर तो बने, लेकिन आरजेडी का कैरेक्टर कुशासन का है, जंगल राज का है, और इनका कैरेक्टर सुशासन का है, तो ये केमिस्ट्री मिलनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो मोदी जी के साथ आए तो केमिस्ट्री मिल गई। और बिहार की जनता बड़ी जागरूक है, कौन कहाँ केमिस्ट्री मिलती है, कहाँ अननेचुरल अलायंस है। और आपको याद होगा सुधीर जी, ये लोग जब महागठबंधन में गए थे तो तब मैंने कहा था कि दिस इज एन अननेचुरल अलायंस, दिस अलायंस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। तो मुझे मालूम था कि केमिस्ट्री मिलती ही नहीं है, और अब केमिस्ट्री मिल रही है, और यही बिहार की जनता भी मानती है। इसलिए बिहार की जनता इस पर मोहर लगाने के लिए आतुर है। एक इस चुनाव में एक और नए हनुमान की एंट्री हुई है, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान से आपको कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करके रखी है, और हो सकता है कि ये कंफ्यूजन बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं में, वर्कर्स में भी हो। वो कहीं बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? देखिए, चिराग पासवान का कंफ्यूजन आधे दिन से ज्यादा नहीं रहा, उस समय तक रहा जब तक बीजेपी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। जिस समय बीजेपी ने स्टेटमेंट दे दिया कि हमारा एनडीए पार्टनर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी है और किसी से कोई संबंध नहीं है, और जब हमने एलजेपी के बैनर पर खड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और वह भी उसी दिन ले लिया, सबको स्पष्ट हो गया कि हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बीजेपी में इन चीजों की सुधीर जी दिक्कत नहीं आती। वी आर कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विद अ मास फॉलोइंग, इसलिए कैडर को एक इंस्ट्रक्शन में समझ में आता है और मास को लीडर के द्वारा बोलने के बाद तुरंत समझ में आता है। और हमारा वोट ट्रांसफरेबल है, और हमारा वोट ट्रांसफरेबल लेटर और स्पिरिट में है। बीजेपी इज द मोस्ट एक्टिव पार्टी एज फार एज the alliance is concerned, and our workers are taking care of alliance partners also. इसलिए इसका कोई संभावना ही पर अगर आप ये ऐलान कर देते कि हम केंद्र में भी एनडीए से एलजेपी को हटा रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं, सब जगह से, राज्य से भी और केंद्र से भी, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाता। देखिए, बीजेपी की एक आदत रही है, और हम लोग एक एनडीए की तरफ से हमने किसी को ना नहीं कहा है। लोग अपने से जाते हैं और लोगों का हमेशा स्वागत भी रहता है, हमने कभी किसी को ना नहीं कहा है। लेकिन हाँ, किसके पार्टनरशिप कितनी रहती है ये हम तय करते हैं लोगों अपनी अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर के, इसलिए उसके कहने की जरूरत नहीं पड़ी। बिहार में हमारा अलायंस हमने स्पष्ट कह दिया कि ये हमारा अलायंस है, इससे ज्यादा हमारा अलायंस नहीं हुआ। और एलजेबी को भी हमने ऑफर किया था। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर एक के अपने अपने एम्बिशन होते हैं, वो एम्बिशन के कारण छोड़ करके जाते हैं, ठीक है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा वोट आपके साथ चला जाएगा ये संभव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान थोड़े ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक पर जाना चाहते हैं? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन हमने उनको समझाने की बड़ी कोशिश की। और रामविलास जी का एक्सपीरियंस कुछ और था,
चिराग का एक्सपीरियंस कुछ और है, और एक्सपीरियंस दिखता है, डिसीजंस में दिखता है। तो ये तो उनकी पार्टी है, वो जाने, वो चलाते हैं। हम पर बहुत सारी पार्टियां पुत्र मुंह में चलती हैं, आप तो जानते हैं। इसलिए उस मामले में तो मैं कहता हूं कि बीजेपी अकेली पार्टी है जहां पार्टी परिवार है, बाकी सब जगह पार्टियां परिवार ही पार्टी है। तो ये अंतर तो है ही है जी। इतने साल हो गए नड्डा जी, लेकिन तो भी ऐसा लगता है कि बीजेपी बिहार में अभी भी एक जूनियर पार्टनर के तौर पर ही चुनाव लड़ रही है, और मुख्यमंत्री आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं चेहरा। यही बात तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी आपको कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप गठबंधन का धर्म निभाइए और मुख्यमंत्री आप उद्धव ठाकरे को बना दीजिए। महाराष्ट्र में आप तैयार नहीं हुए और बिहार में आप तैयार हो गए। सुधीर जी, हर स्टेट की अपनी अपनी स्थिति होती है। हम बिहार में जूनियर पार्टनर नहीं है, हम इक्वल पार्टनर हैं। आपको ये दिखा होगा सीट शेयरिंग में। जहां तक लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप में हम देखते हैं कि इस्टेब्लिश चेहरा कौन सा है, और इस्टेब्लिश चेहरा बिहार में सुशासन का नीतीश कुमार का है। वो उनको हमने चीफ मिनिस्टर की तरह से प्रोजेक्ट किया, तब प्रोजेक्ट किया जब हमारे पास उस समय संख्या भी कम थी जी, और हम उस अलायंस को, धर्म को हम निभाते हुए चले जा रहे हैं, और उसी को निभाते हुए आज हम इक्वल पार्टनर होने के बावजूद भी हमने डिक्लेयर किया नीतीश विल बी अवर लीडर, क्योंकि ही इज द फेस ऑफ ए लीडर, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। संख्या बल भी हमारी अच्छी है, हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, लेकिन हम संख्या बल होने के बावजूद भी हम लीडर उनको मानेंगे, क्योंकि वो फेस हैं बिहार के, और फेस की दृष्टि से देखते हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में धोखा शिवसेना ने दिया, क्योंकि हमने वहां डिक्लेयर देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर किया था। हमने चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट भी पिछली बार देवेंद्र को किया, चुनाव जीता, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। नाउ देयर द फेस इज देवेंद्र, और इसलिए हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में हर मंच में, जिसमें उद्धव ठाकरे खुद बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री ने कहा मैं नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, तो ये डिक्लेयर्ड बात थी। इससे हमको कोई, हम डिबेट कर नहीं सकते थे। ये तो उनके मन में लालच आया, या उनको उन्होंने धोखा दिया, और हम बहुत, ऐसा नहीं है कि हमने डिक्लेयर नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे को मालूम नहीं था कि हम देवेंद्र को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि देवेंद्र एक्सेप्टेड थिंग थी। सीट्स में बंटवारा हुआ था, सीट्स एक्सेप्ट हुए थे, और सीट्स के बाद हमारा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा और वो देवेंद्र होगा, ये हम कह करके गए थे। हर स्टेट में हम एक स्ट्रेटेजी से चलते हैं, और हम जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमको क्या मानना चाहिए, हमको क्या नहीं मानना चाहिए, उसी के आधार पर चलते हैं। बिहार में हम जानते हैं फेस नीतीश कुमार है, इक्वल पार्टनर्स हैं, ताकत हमारी है, उनकी भी ताकत है, दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के ऊपर कितना भरोसा आप कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप रहा है उसमें रफ पैचेस आए हैं इससे पहले, और वो भी पहले उस पाले में फिर इस पाले में, तो उनके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा और वो काम नहीं करेंगे जो उद्धव ठाकरे ने किया? नहीं, हम विश्वास पर ही चलती है दुनिया, और हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने भी उस पाले में जाकर के देख लिया है। और मैं तो कहता हूं कि केमिस्ट्री मेल खाती नहीं है, कुशासन का सुशासन से कोई संबंध नहीं है, और आरजेडी का कोई कैरेक्टर नहीं बदला है, आरजेडी की कोई एरोगेंस नहीं कम हुई है, अभी भी उनकी एरोगेंस वैसी ही है, और प्रशासन के बारे में जानकारियां बहुत सीमित है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने खुद अपने चीफ मिनिस्टर काल में तेजस्वी को देख लिया है, हेल्थ मिनिस्टर के रूप में तेज प्रताप को देख लिया है, क्या हेल्थ का हाल किया था वो भी देखा है। मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मुझे मालूम है कि मुझे आउट ऑफ द वे बिहार के हेल्थ की चिंता करनी पड़ी, क्योंकि तेज प्रताप तो घोड़े से नहीं उतरा, और ये इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, ये उनको, और ये नीतीश जी भी जानते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि केमिस्ट्री हमारे साथ ही मिलती है और ये मेल खाएगी और वो हमारे साथ चलेंगे। पिछले साल एक भी दिन तेजस्वी विधानसभा में नहीं गया है, बजट सेशन नहीं अटेंड किया लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर एरोगेंसी। ये बहुत बहुत क्लियर, स्पष्ट रूप में बताती है, इंडिकेट करती है कि इनकी प्रजातंत्र के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। तो वो मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी अब इस तरह का फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, और बिहार पिछले 3 सालों में
ट्रैक पर आया है। 11 मेडिकल कॉलेज मिले, एक नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, लगभग 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज पर खर्च हो रहे हैं। बिहार की बदलती तस्वीर है। फ्लाईओवर पर हो गया सारा बिहार, जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। बड़े बड़े शहर, छोटे बड़े शहर, सब पर ओवरब्रिज हो गए। गुमटियों पर घंटों इंतजार करते थे। और बिहार के लोग बहुत सहनशील हैं, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस थी। उस एस्पिरेशन को नीतीश कुमार ने इंप्लीमेंट किया और मोदी जी ने साथ दिया। इस 3 साल में जो विकास हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की परिस्थिति नहीं आई। आप जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, आप जाएं या मोदी जी जाएं, हर जगह आप चीन का मुद्दा भी उठा रहे हैं और आप कोरोना वायरस का मुद्दा भी उठा रहे हैं। क्या हम ये मान लें कि चुनाव के जब नतीजे आएंगे, ये कोरोना वायरस पर और चीन पर मोदी सरकार के काम पर भी जनता का फैसला होगा और टिप्पणी मानी जाएगी? देखिए, बीजेपी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के नेशनल एस्पिरेशंस बिहार की जनता में भी है। अगर मैं राम जन्मभूमि का विषय उठाऊं, तो क्या कार सेवक बिहार से बड़ी संख्या में नहीं गए थे अयोध्या? क्या धारा 370 की बात करूं, तो क्या बिहार के लोग बड़ी संख्या में एकता यात्रा में मुरली मनोहर जोशी के लाल चौक नहीं गए थे क्या? तो ये नेशनल इश्यूज भी उनको उतने ही प्रभावित करते हैं और बिहार नेशनलिस्टिक ट्रेट में सबसे आगे रहा है। तो इसलिए ये मुद्दे भी उनको उतने ही। अब चाइना की आपने बात की, गलवान घाटी में बिहार के रेजिमेंट के ही लोग थे जो शहीद हुए, और बिहार में चीन का स्टैंड ऑफ कितना वो कमिटेड खड़े रहे हैं, समर्पित रहे हैं। इसलिए उन इश्यूज को भी लाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है। हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के नुमाइंदे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो नेशनल इश्यूज पर, जिस पर बिहार रिएक्ट भी करती है और बिहार उस पर हामी भी भरता है, तो उन इश्यूज को हम लाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ उनको हम राष्ट्रीय एस्पिरेशंस नहीं दिखाते, हम उनको जमीन पर उसकी सड़क भी दिखाते हैं, उसको स्कूल भी दिखाते हैं, उनको बच्चियों का पोशाक देकर के, साइकिल देकर के, महिलाओं को बराबर की इज्जत देने का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बताते हैं। 25,000 रुपये अगर तुम इंटरमीडिएट कर लोगी तो तुमको दिया जाएगा, 50,000 दिया जाएगा अगर तुम ग्रेजुएट कर लोगी, ये भी बताते हैं। महिला सम्मान के लिए किए हुए कार्यों को भी बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ नेशनल इश्यूज भी उनके सामने लाते हैं, क्योंकि बिहार बहुत जागृत रहा है। मैं तो देखिए सुधीर जी, मेरा बचपन के 20 साल वहां गुजरे। आपके बारे में तो लोग कहते हैं आप पहाड़ी कम है, बिहारी ज्यादा है आप। मैं दोनों हूं, लेकिन हाँ, बिहार से अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण से ने नेशनल कॉल दी। कहां से दी? बिहार से दी। और बिहार के लोगों ने उस एजिटेशन को नेशनल एजिटेशन बना दिया। और वैकल्पिक सरकार पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार में दिया, तो उसके रचयिता, सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। उसी तरीके से राजेंद्र बाबू को कौन भूल सकता है? एक उम्दा लॉयर, बैरिस्टर, बहुत अच्छे परिवार के और बहुत प्रवीण पढ़ाई में, लेकिन जब अकाल आया तो बिहार में जो उन्होंने काम किया, उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में कूदे, फिर प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार की जनता नेशनल एस्पिरेशंस में, आज़ाद भारत में और आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके पहले भी योगदान है। तो बिहार की जनता को सामने नेशनल इश्यूज को न रखें, ये संभव नहीं है। ये रखना ही होगा, और ये हमारी जिम्मेवारी भी है, और वो उस पर हामी भी भरती है, मुहर भी लगाती है। जी, एक आपका ऐलान जिस पर आपकी काफी आलोचना हुई, वो ये था कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसे आप मुफ्त में देंगे बिहार के लोगों को। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, क्या वहां मुफ्त में नहीं मिलेगी? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहां मुफ्त में नहीं मिलेगी? यानी आपने कोरोना वैक्सीन को भी पॉलिटिसाइज कर दिया, उसको भी चुनावी मुद्दा बना दिया। नहीं, पॉलिटिसाइज नहीं किया है। देखिए, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के टाइम पर, इससे पहले यूपीए में 7 तरीके के टीकाकरण लगते थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मिशन इंद्रधनुष लाया, और मैंने 12 तरीके के टीके इंट्रोड्यूस किए। रोटा वायरस भी इंट्रोड्यूस किया है। हर एक तरीके से हमने नेशनल प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया। आज 10 लाख बच्चों की जिंदगी प्रति वर्ष बचती है डायरिया से, जिनकी मौत हो जाती है। तो सुधीर जी, हमने
हर एक नेशनल प्रोग्राम, हेपेटाइटिस बी का हमने नेशनल प्रोग्राम लिया, HIV एड्स टेस्ट एंड ट्रीट। कोई भी बेचारा अगर HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट उसी दिन से हम मुफ्त शुरू कर देते हैं। तो यह हमारा करने का तरीका रहा। हाँ, ओकेजन्स आते हैं। अब मैनिफेस्टो रिलीज होना है बिहार का, ये एक ओकेजन है और इस ओकेजन पर हम बिहार की जनता को क्या देने वाले हैं ये बताना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमने इस ओकेजन को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो में जोड़ दिया कि हम आपको मुफ्त वैक्सीन कोरोना की देंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश ने भी जोड़ दिया, तमिलनाडु ने भी जोड़ दिया, अन्य पुडुचेरी ने भी जोड़ दिया। हमें ये लगा कि ये ओकेजन है। आफ्टर ऑल मैनिफेस्टो होता क्या है? Manifesto is a manifestation of what you are going to do in the next 5 years to come. That is an occasion, and we utilize that occasion. इसके बारे में hue and cry इसलिए हुआ, इसके बारे में इतनी हल्ला इसलिए हुआ कि बाकी पार्टियों को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए नहीं। They were caught unaware. They were caught unaware. उनको, वो समाज से जुड़े हुए नहीं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं तेजस्वी के इस नारे को चैलेंज करता हूं कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। हमने क्या कहा? हम 19 लाख नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगे। कोई नौकरी नहीं देता है। नौकरी तो मालूम है, बिहार सरकार में पहले कैबिनेट नोट ला करके आपको नौकरी के लिए फाइनेंशियल अप्रूवल लेनी पड़ती है। 3-3.5 लाख नौकरियां भी वेकेंट है। वो हमने भी कहा है कि उनको हम भर देंगे। लेकिन ये इस तरीके की बातचीत करने वाले लोग हवा में रहते हैं, सतही होते हैं, सुपरफिशियल बातचीत करते हैं। हम गहराई में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज करना नहीं है। दे आर पॉलिटिकल टूरिस्ट। याद रखिएगा, 1 साल दिखे नहीं, अब चुनाव के नतीजों के बाद फिर नहीं दिखेंगे 5 साल। दे आर पॉलिटिकल टूरिस्ट। वी आर सीरियस वर्कर्स। हमें काम करना है। बिहार की जनता, हमको मालूम है 10 तारीख को मोहर लगा करके हमको सरकार में बैठाएगी, और हमको मालूम है कि नीतीश बाबू के साथ मिलकर के हमको क्या क्या करना है। इसलिए वैक्सीन की तैयारी भी पूरी तरीके से करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप मोदी जी को अच्छी तरीके से जानते हैं। देश में समस्या आने से पहले तैयारी करना उनके कार्यशैली का एक पार्ट है। पहले फोरसी कर लेना। आपको याद होगा जब केसेस कोरोना के आने लगे थे, उन्होंने उसी समय इंडिकेशन दे दिया था कि हमको कुछ मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। ये उन्होंने कह दिया था। अब सारी दुनिया के लीडर्स को देख लीजिए, इकोनॉमी और जान, इसके बीच में वो ड्विंडल करते रहे, वो इसके बीच में फैसला नहीं कर पाए। मोदी जी ने फैसला किया, जान है तो जहान है, और बाद में फैसला किया जान भी है और जहान भी है। तो ये हमारा तरीका है। तो इसलिए हम जब जाते हैं बिहार के चुनाव में जाएंगे, तो बिहार के चुनाव में ये हमारा एजेंडा है, वैक्सीन देंगे और मुफ्त देंगे। इसलिए बिहार की जनता को इस कंफ्यूजन न रहे, इसका ओकेजन था, ये हमने मैनिफेस्टो में किया। वैसे ये आइडिया किसका था वैक्सीन वाला? ये सभी लोग मिलकर के फैसला करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री भी मिलकर के फैसला करती है, सब लोग मिलकर के, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी होती है। अप्रूवल हमारे यहाँ मैनिफेस्टो कमेटी को कोर कमेटी से लेना पड़ता है, और कोर कमेटी के फैसले से पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी आता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बाकी सारे सीनियर लोग हैं उनसे भी कंसल्टेशन हम करते ही हैं। तो आप इस समय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। ये तो एक मैच है बिहार का, इसके बाद अगला एक और मैच आपका पहले ही लाइंड अप है बंगाल का। बिहार के नतीजों का बंगाल पर कितना असर पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, स्टेट्स का असर दूसरे स्टेट्स पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर स्टेट का अपना अपना कॉम्बिनेशन होता है, और हर स्टेट की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। जैसे आज बिहार गुड गवर्नेंस पर वोट डाल रहा है, डेवलपमेंट पर वोट डाल रहा है, नीतीश बाबू का जमीन पर उतारा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोट डाल रहा है, मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला है, इस पर वोट डाल रहा है। रेलवेज में डेवलपमेंट हो रही है, ओवर हाईवेज बन रहे हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए पैसा आ रहा है, ये वहां इशू है। लेकिन जब हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तो वहां वेस्ट बंगाल में लोगों ने तय कर लिया है, ममता जी की धरती खिसक चुकी है नीचे से। मिस गवर्नेंस एंड ममता एंड टीएमसी ये पर्यायवाची हो गए, इसलिए वहां की जनता त्रस्त है। और स्टेट ऑर्गेनाइज्ड पुलिस एट्रॉसिटी, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टीएमसी की वायलेंस, ये जग जाहिर हो गया है, लोगों को पता चल गया है।
पुलिस पर विश्वास उठ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर क्रम्बल कर चुका है। टीएमसी के लोग कट मनी से लेकर के गुंडागर्दी स्पष्ट रूप में कर रहे हैं। तो वो इशू बिहार वेस्ट बंगाल में हावी है और वह इशू बिहार में नहीं है। तो इसलिए अलग अलग इश्यूज पर फैसला होता है, लेकिन इसका नतीजा एक उनको और उत्साह जरूर देगा कि भाई अब बंगाल में भी हमने हटाना है, और हटाने का कारण मिस गवर्नेंस होगा। ये कोरोना काल का पहला चुनाव है, तो आपने रणनीति बनाई होगी और इस समय चुनाव प्रचार भी आप कर रहे होंगे, तो आपको कितने बदलाव करने पड़े अपनी रणनीति में कोरोना की वजह से? देखिए, बहुत बदलाव करने पड़े। सच बात यह है कि दुनिया में ये पहला चुनाव है जो कोरोना के संक्रमण के बाद और कोरोना के प्रोटोकॉल्स में लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। अब इसमें हम लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस था। पहला एक्सपीरियंस ये था कि हम प्रोटोकॉल को निभाएं, तो हम सब लोगों ने तो निभाने का प्रयास किया है, जनता से भी निभाने का हमने प्रयास किया। सबसे पहली सभा मेरी हुई थी ये इलेक्शन के डिक्लेयर होने के पहले, तो उस समय हमने 200 सीटें सोशल डिस्टेंसिंग पर लगाई थी, और हम वी वर द फर्स्ट टू हैव वर्चुअल रैली, वी वर द फर्स्ट टू हैव रियल रैली, एंड वी वर द फर्स्ट टू हैव पब्लिक रैली। तो हमने इसके रिस्पांस में सीखते सीखते चीजों को सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कोशिश रही है कि हम खुद तो प्रोटोकॉल फॉलो करें, जनता से भी फॉलो कराएं। पर कठिन जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव में एक चुनाव का एक अपना एक स्पिरिट होता है, और एक जोश होता है, एक माहौल होता है। तो वो हम कितना भी रोके, जनता को तो नहीं रोक सकते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आता है, लोग आगे बढ़ते हैं। आप इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, अब आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कौन सा रोल आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, मेरी बचपन से एक प्रवृत्ति रही कि जो जिम्मेवारी मुझे दी, और मैं कभी भी अपनी बुद्धि के बारे में और अपनी शक्ति के बारे में ना अंडर एस्टिमेट करता हूं ना ओवर एस्टिमेट किया। जो मेरी ताकत है वो मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान करके पूरा करता हूं। तो जो भी मुझे जिम्मेवारी मिलती है या मिली है, उसको मैंने पूरा किया है। लेकिन हाँ, पार्टी हैज बीन माय फर्स्ट लव। मैंने कैबिनेट की पोस्ट छोड़ी जब मैं हिमाचल में मंत्री था, और मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना। तो 20 साल 20 इयर्स मैं एमएलए और विपक्ष का नेता, 2 बार मंत्री रहा, सब छोड़ा पार्टी में। ऐसा नहीं कि मैंने कोई त्याग किया, मैं फर्स्ट लव। मुझे पार्टी को लगा, उस समय यूपीए की सरकार थी, पार्टी में काम करने का मौका था, पार्टी के लिए काम करने का मौका था, मैं आया। 2012 में मैं फिर से राज्यसभा में आ गया, 2014 में मैं फिर सरकार में मंत्री बन गया। लेकिन मंत्री रहते हुए भी जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी रहा, छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी रहा, केरला का चुनाव प्रभारी रहा, तेलंगाना का चुनाव प्रभारी रहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी रहा, बिहार का आधे बिहार का चुनाव प्रभारी रहा। तो जब भी चुनाव आए, यानी पार्टी सरकार में रहने के बावजूद भी पार्टी के प्रति लगाव और पार्टी की जिम्मेवारी को निभाना, ये मैंने अपना एक फर्स्ट लव या फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको भी माना है। ये नहीं कि मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री को इग्नोर किया, नहीं। हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत बहुत बड़े काम मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे करने का मौका मिला। लेकिन पार्टी से ही हम आए हैं। पार्टी है तो सब कुछ है। पार्टी को मजबूती प्रदान करना हमारा काम है। यही बात अमित शाह जी की है, यही बात प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये लोग गवर्नेंस में हैं, लेकिन गवर्नेंस के साथ साथ पार्टी के साथ, अब यही बात राजनाथ जी की है। अब आपने राजनाथ जी को देखा होगा कि जब जब जहां जहां चुनाव के लिए उनको कहा गया, वो हमेशा आगे आए हैं। उसी तरीके से नितिन गडकरी जी है। तो ये हम लोगों के रचे बसे सिस्टम में है, आपके डीएनए में है। डीएनए में जी। लेकिन जहां बीजेपी को कहा जाता है चुनावी मशीन है ये, क्योंकि आईपीएल मैचों की तरह बैक टू बैक चुनाव होते हैं और हर चुनाव में प्रेशर आपके ऊपर होता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी उनके बारे में कहते हैं कि टफ टास्क मास्टर हैं। दूसरा, आपकी तुलना अमित शाह जी से भी की जाएगी, क्योंकि वो आपसे पहले बीजेपी अध्यक्ष थे। तो दबाव कितना आपको लगता है कि कितना दबाव रहता है आपके ऊपर हर चुनाव से पहले? जैसे एक फिल्म स्टार के ऊपर दबाव होता है हर पिक्चर रिलीज होने से पहले, खिलाड़ी के ऊपर दबाव होता है हर मैच से पहले, वैसा ही दबाव आपके ऊपर भी रहता है? सुधीर जी, एक मैंने बचपन में
जब से मैं, क्योंकि मैं 20 साल का था जब से मैं सामाजिक काम में आ गया, छात्र राजनीति में आ गया, और छात्र राजनीति करते करते फिर यहाँ पर, और फिर बहुत सी जिम्मेवारियों को निभाया। एक कविता आती थी, एक कविता मेरे सहयोगी ने मुझे सुनाई थी कि कुछ चिट्ठियाँ आती हैं, कुछ पढ़ पाता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, कुछ से नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। बहुत सी विषय हमारे निर्णय के लिए आते हैं, कुछ निर्णय कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। लेकिन बाद में मुझे दिखाए ध्यान, फिर कुछ अखबारें पढ़ पाता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। लेकिन बाद में मेरे को ध्यान में आया कि मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं अस्त व्यस्त हूँ, मैं अस्त व्यस्त हूँ, मैं अस्त व्यस्त हूँ। मीनिंग देयर बाय कि कितना भी प्रेशर हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आप सारे प्रेशर को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। हर एक को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में टाइम मैनेजमेंट करना। दूसरी बात, मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ लाखों लोग काम कर रहे हैं, मुझे कुछ काम मुझे करने हैं, कुछ मुझे करवाने हैं। ये जब आपको बोध होता है तो आप कभी प्रेशर में नहीं रहते हो। आप कंसंट्रेट करते हो उस काम पर जो आपके जिम्मे आया है, उस क्वालिटी पर कि वो क्वालिटी से डिलीवर हो, और हमारा सहयोगी नीचे उसी क्वालिटी से नीचे काम करे। तो ये उन लोगों के लिए होता है प्रेशर जो जिनको संगठन पर विश्वास नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा, उनके बराबर व्यस्त कौन है, उनके बराबर कंधों पर किसकी जिम्मेवारी है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपसे वो बात करते हैं तो आपसे ज्यादा कंसंट्रेशन उनका होता है, और वो इत्मीनान से बात करते हैं। कभी वो घड़ी को नहीं देखते, और कभी वो महसूस नहीं कराते किसी को कि मैं व्यस्त हूं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है। हमने भी ये सब चीजें सीखी हैं। अमित शाह जी के पास कौन सी काम नहीं है, राजनाथ जी के पास कौन सा काम नहीं है, क्या इन सब प्रेशर में नहीं है? लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है, और हमने भी इनसे ये सीखा है, तो प्रेशर नहीं होता मुझे। और मैं कभी भी मैं नहीं कहता हूं, हम कहता हूं। हम हैं, हम सब लोग हैं, हमारे साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब बिहार बहुत से लोग देख रहे हैं। मेरा काम है कि 20 लोगों को सुबह फोन करके उनके हालचाल को पूछना, उनको कुछ काम देना, उनको कुछ काम पूछना, उससे बिहार चलता है। तो 20 लोग एक्टिवेटेड होते हैं, वह 20 नीचे 20 को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो ये पारिवारिक पार्टियां होती है ना, ये प्रेशर में रहती हैं। आप तो जानते हैं, राजनीति में जब जीत होती है तो कह दिया जाता है कि टीम वर्क है, और जब हार होती है तो एक व्यक्ति के ऊपर दोष डाल दिया जाता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में जीत को भी हम ऑर्गेनाइज्ड मानते हैं, सब लोगों का सहयोग मानते हैं। ऑफ कोर्स लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए लीडरशिप में अब प्रधानमंत्री मोदी जी को के लीडरशिप को हम कैसे कहेंगे, वो उनकी लीडरशिप है ही है। उनके लीडरशिप पर ही लोग, करोड़ों लोग वोट डालते हैं, तो वो तो है ही है। लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको भी उसका श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही हमेशा हर वक्तव्य में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं का तप है, जिस तप से हम ये सफलता हासिल कर रहे हैं। तो उनका होता है, लीडरशिप का अपना रोल है, मोदी जी का अपना रोल है, अमित शाह जी का अपना रोल है, राजनाथ जी का अपना रोल है, और संगठन का भी अपना रोल है। और मेरा काम सब सारी चीजों का कोऑर्डिनेट करने का होता है। हर चुनाव में बीजेपी पाकिस्तान को जरूर ले आती है, और इस बार भी बिहार चुनाव में पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली आपकी मदद कर दी। उनके एक मंत्री ने अपनी संसद में पुलवामा के बारे में एक बयान दे दिया, और वो बयान तुरंत बीजेपी ने उसको उठा लिया। अब पुलवामा भी एक बड़ा मुद्दा आपका बन गया है। तो आपको ऐसा लगता है कि बयान बिल्कुल सही मौके पर आया है, और इससे आप अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आपको एक एज मिल जाएगी? अब देखिए, बीजेपी कभी पाकिस्तान नहीं लाती है, कांग्रेस पार्टी लाती है, और मैं आपको प्रूव करके देता हूं। सबसे पहले पी चिदम्बरम ने कहा धारा 370 हम हटाएंगे। चुनाव शुरू हुआ नहीं कि इन्होंने डफली बजाई नहीं। वोट बैंक की राजनीति ये करते हैं, और ये देश को बांटने की साजिशें भी होती हैं इसमें। मतलब देश में ये बात है, क्या जब पार्लियामेंट से पास हो गया, धारा 370 धाराशाही हो गया, 35A चला गया, तो आप इसको कैसे क्यों लेकर के आए?
और आप नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उसको छोड़ दीजिए। शशि थरूर ने लाहौर में भारत की निंदा की और पाकिस्तान की डफली बजाई, ये कैसे हुआ? इसको भी छोड़ दीजिए आप। मणिशंकर अय्यर भारत के बारे में जो टिप्पणी करते हैं वो भी आपके सामने है। इसलिए पाकिस्तान को लाने का काम ये करते हैं और इनकी ही सोच इस तरह की है कि वोट बैंक की राजनीति करो। हाँ, हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दी इमरान खान के मिनिस्टर ने, ये निश्चित रूप से चीज़ों को और हाईलाइट करता है। ये बताता है कि यही राहुल गांधी सवाल कर रहे थे और सबूत मांग रहे थे, तो सबूत भी मिल गया और इनके सवाल का जवाब भी दे दिया। अब माफ़ी क्यों नहीं मांगते हो? ये तो हमारा हक बनता है ना पूछना। प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनल फिगर, उनके बारे में आपने कितनी हल्की बातें की हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से, मतलब इनके भी जो सीनियर पहले कभी नेता रहे होंगे, उनको भी उनकी आत्मा को भी दिक्कत होती होगी इस तरीके के इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो दूध का दूध। आप पर्सनली काफी राहुल गांधी के खिलाफ आजकल ट्वीट करते हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी ने राहुल गांधी को संभालने की जिम्मेदारी आप ही को दे रखी है आज? नहीं, मैं पार्टी का काम करता रहता हूं तो हर एक तरह की जिम्मेवारी मेरे पास रहती है, लेकिन मैं बार बार उनको समझा रहा हूं कि समझदार लोगों को आगे लाओ। आप लाते नहीं है तो मुझे बताना पड़ता है कि इनकी समझदारी कितनी सीमित है। पीछे 6-8 महीने से आप मीडिया को भी काफी ऑब्जर्व कर रहे हैं और मीडिया में भी अब सिचुएशन ऐसी है कि आप सरकारी अगर ऐलान भी करते हैं तो उसके लिए भी मीडिया में जगह नहीं बची अभी, क्योंकि मीडिया में कुछ और ही चल रहा है। कभी सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है, कभी और कोई चीज चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय रहा है 6-8 महीने में। आपने भी कई बार उसके बारे में ट्वीट भी किया है। और अब ये मीडिया को लेकर थानों में जितने केसेस चल रहे हैं, अदालतों में जितने केसेस चल रहे हैं, हम एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं जहां मीडिया में ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, और गलत करने वाले भी हैं और सही करने वाले भी हैं। इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, आई रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड आई रिस्पेक्ट मीडिया। मीडिया की सोच कैसी हो ये मीडिया तय करे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारे तरफ से पॉजिटिव एजेंडा जाए, ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी है, वो हम करते हैं। कल को हमको कोई ना कहे कि आपने देश को क्या कंटेंट दिया, तो कंटेंट की जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन हम सरकार चला रहे हैं तो मीडिया को भी उसको प्रोटेक्शन देना, यह भी हमारी जिम्मेवारी है, और उसको रिस्पेक्ट देना, यह भी हमारी जिम्मेवारी है। प्रजातंत्र का मजा कहां रहेगा अगर मीडिया को बोलने की छूट ना हो? मीडिया तय करे कि उसने कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना है, नहीं रखना है, ये उसकी पहचान है, और वो नहीं रखेगा तो जनता जवाब दे देगी। लेकिन मैच्योर डेमोक्रेसी में और मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मीडिया की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक हमारे कांग्रेस का सवाल है, ये कभी भी इन्होंने मीडिया की रिस्पेक्ट नहीं की, और कभी भी इन्होंने हमेशा दे हैव गॉन डाउन 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 एंड डाउन, शैलो। Indian National Congress has become a party Congress, and for that सब कुछ किया जा रहा है। तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करते 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 एक ही चीज में थोड़ी ना कमी आई है। आप बताइए, कभी भी गांधी परिवार ने उनके ऊपर लगे आरोप का जवाब दिया? मैं मीडिया पर यह प्रश्न नहीं पूछता हूं कि आप क्यों नहीं पूछते उनसे, ये उनकी समझदारी, ये पूछेंगे जब आएगी वो पूछें, लेकिन कभी जवाब दिया? ये डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्टी है क्या? ये प्रजातंत्र के पार्टी का सवाल है। आप चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से आप राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन ले लेते हो और चाइना के गलवान गैलरी पर के ऊपर टिप्पणी करते हो। कौन तुमको विश्वास करेगा? कौन तुमको पूछेगा? आपके ही नाना थे ना जिन्होंने कहा था, नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज इन द एरिया विच हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना। क्या जवाब दोगे? तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, तो मैं क्या करूं उसमें? लेकिन मेरी जिम्मेवारी तो है कि मैं जनता को बताऊं, तो मैं तो बताता रहूंगा। लेकिन हाँ, मीडिया पर ये तरीका ही नहीं है। नहीं, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको ये धमकी दी जाएगी, आपके ऊपर केसेस कर दिए जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये ठीक तरीका नहीं है।
और ये कांग्रेस पार्टी का ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है। और ये डेमोक्रेसी की बात करें, जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने 22 महीने तक सेंसरशिप लगाई, जिन्होंने जेल के पीछे लोगों को डाल दिया, तो और ये ट्रेंड ठीक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पिछले कुछ समय में कांग्रेस पार्टी विशेष करके इनका स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे गए हैं, और ये इतने स्टैंडर्ड्स नीचे चले गए कि ये इनको पता ही नहीं है कि ये लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की भाषा बोलने लग गए। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करते हुए भारत की निंदा करने लग गए। ये मोदी जी का विरोध करते करते आर्मी पर प्रश्न खड़े करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रश्न खड़े करने लग गए। तो ये और मैं इसको ऐसा मानता हूं कि इंटेंशंस आर नॉट गुड, सो योर प्रोग्राम इज नॉट गुड एंड योर अप्रोच इज नॉट गुड, एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। अब आपको तय करना है कि कब आपको सुबुद्धि आएगी, कब आपकी बुद्धि में वो ज्ञान का चक्षु जगेगा, जब आपको पता चलेगा कि आप अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं। और भारत की जनता, मैं नमन करता हूं, बहुत मैच्योर है, बहुत मैच्योर है। और मैं हमेशा अपने बारे में भी कहता हूं, डोंट जज योरसेल्फ, पीपल जज यू। ये सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, इससे पहले कि मैं आपसे बिहार का एस्टिमेट पूछूं और खत्म करूं ये इंटरव्यू। आपने देखा होगा फ्रांस में क्या हुआ। भारत सरकार फ्रांस का पूरा समर्थन करती है, देश के प्रधानमंत्री मैक्रों का समर्थन करते हैं, और हमारे ही देश में फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं अगले ही दिन अलग अलग राज्यों में। और एक ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि एग्री नहीं कर रहा है। ये जो इस तरह का जो पोलराइजेशन है इस समय भी, यानी इस समय ऐसा लगता है कि जो एक्सट्रीमिज्म जो है उसकी आलोचना को लोग इस्लाम की आलोचना मानने लगे, उसको मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि जो मोदी जी ने स्टैंड लिया है वो राष्ट्रहित में है, देश हित में है, और दुनिया की सेंसिटिविटी को समझ करके है। ये धर्म के नेताओं को तय करना है कि टेररिज्म को हम किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे। टेररिज्म की कोई भाषा नहीं है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। टेररिज्म इज एन एक्टिविटी विच हैज टू बी रिजेक्टेड इन टोटलिटी। पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन हां, कुछ लोग इस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरा यह मानना है कि उनको भी सद्बुद्धि आए, वो भी इस बात को समझे, और देश की अपनी ताकत इतनी है, रेजिलिएंट है, कि ऐसी बातों को नकारने की ताकत रखता है। नड्डा जी, आखिरी सवाल अब ये है, 2015 वर्सेस 2020, इस बार आपका एस्टिमेट बिहार को लेकर क्या है? पहले से ज्यादा सीटें, पहले से कम सीटें, किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? 2/3 मेजॉरिटी आएगी, सारे सर्वेज भी बता रहे हैं। मेरा मानना है 5-7% और ज्यादा उससे जाएगी, क्योंकि ये सर्वे 20 दिन पहले के हैं, और उससे आगे प्रथम चरण में हम आगे हैं, द्वितीय चरण में हम बहुत आगे होंगे। एक माहौल बनता चला जा रहा है, और वो माहौल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में बन रहा है। तो इसलिए कंफर्टेबली वी विल बी 2/3 मेजॉरिटी हम लेकर के आएंगे। बाकी सब डबल डिजिट में रह जाएंगे, और हम कुछ पार्टियां तो सिंगल डिजिट में ही रह जाएंगी, और ऑपोजिशन डबल डिजिट में रह जाएगा, और हम ट्रिपल डिजिट में अच्छे से जाएंगे। कोई क्रांतिकारी फैसला इस बार आप देखते हैं? किसी नए नेता का उदय, या किसी पुराने नेता को हमेशा के लिए? नहीं, मुझे बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लोग सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। जी नड्डा जी, थैंक यू सो मच। आपने जो एस्टिमेट दिया है ये हम 10 तारीख को फिर आपसे चेक करेंगे। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सही उतरूंगा जी अपने एस्टिमेट में, और आपके चैनल को मैं झूठा साबित नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.